Assalamualaikum. This is your third class of the topic exhaustible and inexhaustible resources of the earth. Let me share the screen with you. Okay. So, spotlight. Students, हमने जो है वो ये जो चीज़ें देख ली हैं वो एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं। यहाँ से शुरू किया था हमने रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स, ये सब कुछ हमने अपनी 2 क्लासेस में पढ़ लिया है। सेकंड क्लास हमने यहाँ से शुरू की थी, ठीक है। हमने न्यूक्लियर एनर्जी को डिस्कस किया, हमने एडवांटेजेस देखे न्यूक्लियर पावर के, डिसएडवांटेजेस देखे, तो देखा कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के हवाले से कि कोल क्या है, नेचुरल गैस क्या है, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम की डिफरेंट प्रोडक्ट्स जैसे पेट्रोल, डीजल, कुकिंग गैस, केरोसिन वगैरह क्या है, कैसे कोल बना या बनता है, ऑयल एंड गैस कैसे बनती है, नेचुरल गैस क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, फॉसिल फ्यूल्स को फॉसिल फ्यूल्स क्यों कहते हैं, उनके एडवांटेजेस क्या हैं, उनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। फिर हमने रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ देखा कि वो कौन कौन सी है हमारे पास अवेलेबल, तो जिसमें सोलर है, जियोथर्मल है, विंड है, बायोमास है, वाटर है। हमने डिस्कस की थी सोलर एनर्जी, डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस डिस्कस किए थे हमने, विंड को डिस्कस किया था, पाकिस्तान में जो विंड फार्म्स है उसके हवाले से थोड़ा देखा था, एडवांटेजेस देखे थे, डिसएडवांटेजेस देखे थे, और बायोमास क्या होता है ये देखा था। बायोमास इज स्प्लिटेड इनटू बायोगैस एंड वुड, हम दोनों देख चुके हैं, एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस भी आपके बायोमास के हो चुके हैं लास्ट क्लास पर, ठीक है। आज हम हमारा जो टॉपिक है वो है वाटर या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। तो पानी के बहाव से, पानी के बहने से जो एनर्जी बनती है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी कहलाती है, एनर्जी फ्रॉम द फ्लो ऑफ वाटर। ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ये हूवर डैम की पिक्चर है यूएस में। हाइड्रो एनर्जी है क्या? वाटर इज इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, आपको पता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड वाटर टू लिव। Humans need water for many purposes such as drinking or cooking, cleaning और growing crops। इन तमाम चीज़ों के लिए आपको पानी की बहरहाल ज़रूरत होती ही है। Water flowing into the river or water stored in a dam is a source of hydro energy। आप हाइड्रो एनर्जी 2 सोर्सेज से हासिल कर सकते हैं। पानी से बनने वाली जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो आप 2 तरीकों से हासिल कर सकते हैं, या तो डैम से या फिर किसी फ्लोइंग रिवर से। आगे चल के मैं एक वीडियो शो करूंगी जिसमें ये और क्लियर हो जाएगा कि डैम से और एक फ्लोइंग रिवर से एनर्जी जो है वो किस तरह हासिल की जाती है। The simple method to use hydro energy is to convert into electrical energy। आप ये एनर्जी की सबसे बेहतरीन फॉर्म और जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम हाइड्रो एनर्जी को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और इससे अपने इस्तेमाल में लेकर आते हैं।
एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, फवायद क्या है, ये वही हुआ डैम की पिक्चर है, ठीक है। फवायद क्या है, वंस द डैम इज बिल्ट द एनर्जी इज वर्चुअली फ्री। एक दफा आपका डैम बन गया, उसके बाद क्या है, आपके पास एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलती ही रहती है, हल्की फुल्की मेंटेनेंस उसके ऊपर आती रहती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं आती। वन टाइम इन्वेस्टमेंट इसकी बहुत हाई है, डैम बनाना आसान नहीं होता। आपको अच्छी तरह पता है पाकिस्तान की सूरत हाल, कि यहाँ डैम बनाने के लिए कितना जिद्दोजहद आपको भी करनी पड़ रही है। नो वेस्ट और पॉल्यूशन प्रोड्यूस्ड, ठीक है। इसमें मतलब एनर्जी बनाने में, जब एक दफ़ा डैम बन गया और उसके बाद जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसमें कोई इतना खासा वेस्ट प्रोड्यूस नहीं होता, कोई पॉल्यूशन प्रोड्यूस नहीं होती। हाँ, डैम बन रहा है, उस वक्त जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उसकी वजह से माहौल पर जो है वो टेम्परेली असर आएगा, लेकिन वंस के डैम बन गया और अब आप जो है वो पावर जनरेट हो, एनर्जी बन रही है उससे, तो अब कोई वहां पर पॉल्यूशन नहीं है। मच मोर रिलायबल देन विंड और सोलर पावर। विंड और सोलर पावर से रिलायबल है। कैसे, हवाओं का कुछ पता नहीं होता, ठीक है। सोलर एनर्जी, सनशाइन आवर्स भी होते हैं कुछ, तो ये दोनों चीजें अनप्रिडिक्टेबल है। लेकिन पानी, पानी का बहाव, कि कोई फ्लोइंग दरिया या डैम में जो पानी आपने स्टोर कर लिया है वो आपकी दस्तरस में है, आपने उसे कंटेन्ड एक जगह पर कर लिया है, तो अब वो रिलायबल हो जाता है। किसी जगह दरिया अगर बह रहा है तो वो खामोखा बहता हुआ रुकेगा नहीं, ठीक है। हवाएं रुक सकती है, इस तरह के मौसम में सफोकेशन, घुटन हो जाए एटमॉस्फेयर में, हवाओं का चलना बंद हो जाए, हवाएं रुक सकती है। बारिश हो गई या जो है बादल आ गए तो सूरज भी छुप सकता है, लेकिन पानी का बहाव इतनी आसानी से नेचुरली तो नहीं रुकता। वाटर कैन बी स्टोर्ड अबव द डैम, रेडी टू कोप विद पीक्स इन डिमांड। अच्छा, अब एनर्जी तो मिल ही रही है, लेकिन इन इन डैम्स का फायदा ये भी होगा कि पानी चूंकि स्टोर होता है तो आप वो पानी भी अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। इट फॉर्म्स अ लेक पीपल कैन यूज फॉर रिक्रिएशन, ठीक है। डैम को आप रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए भी यूज कर सकते हैं, पिकनिक्स वगैरह के लिए भी आप इसे इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं, पिकनिक पॉइंट भी ये बन सकता है। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कैन इंक्रीज टू फुल पावर वेरी क्विकली अनलाइक अदर पावर स्टेशन। मतलब यहाँ से जो एनर्जी जनरेट आप करते हैं वो काफी जल्दी जल्दी आपको मिल सकती है, मिल जाती है एज कम्पेयर टू अदर रिसोर्सेस। और इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड कॉन्स्टेंटली, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, द डैम्स आर वेरी एक्सपेंसिव टू बिल्ड। वही बात आ गई कि जब जब डैम बना रहे होते हैं आपको बहुत सारी जो है वो कैपिटल की ज़रूरत होती है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, तब वो डैम जाकर बनता है। जितना बड़ा डैम होगा उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी। छोटे छोटे डैम भी बनाए जा सकते हैं और बड़ा डैम भी बनाया जा सकता है। बिल्डिंग अ डैम विल फ्लड अ वेरी लार्ज एरिया अपस्ट्रीम, दिस डिस्ट्रॉयज एनिमल हैबिटेट। देखें, बहरहाल ये इस बात से कोई डिनायल नहीं है कि जब डैम बनता है तो कोई नेचुरल वाटर बॉडी मुतासर होती है, क्योंकि आप पानी का जो चैनल है उसमें क्या कर रहे हैं, मुदाखलत कर रहे हैं, पानी के नेचुरल बहाव को रोक कर आप वहाँ पर एक डैम बनाकर उसमें पानी स्टोर कर रहे हैं। अच्छा, अब ये होता है कि डैम का जो ऊपरी हिस्सा है वहां तो बहुत पानी होता है, लेकिन आगे चूंकि आपने इसका रास्ता रोक दिया है तो जो डाउनवर्ड्स एरिया है वहां पर पानी की किल्लत हो जाती है डाउन स्ट्रीम में, और नेचुरल जो वाइल्ड लाइफ है वो भी मुतासर होती है उससे। ओनली अवेलेबल वेयर देयर इज मूविंग वाटर। डैम आप कहाँ बना सकते हो, वहीं बना सकते हो जहाँ पर आपके पास कोई मूविंग वाटर मौजूद हो, बहता हुआ पानी आपको मिल रहा हो, दरिया हो, तो ही आप जो है वो डैम बना सकते हैं। Water quality and quantity downstream can be affected, which can have an impact on plant life.
वही बात आ गई कि जो नीचे की तरफ डाउन स्ट्रीम होगा, डैम की जो डाउन स्ट्रीम होगी, तो वहां पर वाटर क्वालिटी एंड वाटर क्वांटिटी भी आपकी जो है वो मुतासिर होगी। इट डिस्टर्ब्स फिश माइग्रेशन पैटर्न्स। ठीक है, वाइल्ड लाइफ आपकी यहाँ पर जो नेचुरल है, क्योंकि नेचुरल नेचुरल एक सिस्टम है, उसमें आपने मुदाखलत कर दी है, तो अब यहाँ पर सब कुछ ही जो नेचुरली हो रहा था, जो नेचुरल फिश माइग्रेशन पैटर्न थे, वो सब भी डिस्टर्ब होंगे। ओके, ये एक वीडियो है इसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के हवाले से। ये मैं आपको, ये यहाँ पर मैंने सेव भी कर रखी है, जब आपको पीपीटी मिलेगी तो ये आपको मिल जाएगी। लेकिन पीपीटी में मेरे पास सब टाइटल नहीं आ रहे, और मैं चाह रही हूँ कि आप सब टाइटल्स के साथ इस वीडियो को देखें, तो इसलिए मैं फिल वक्त इस वीडियो को डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब पर लगा देती हूँ। ठीक है, ये मैं न्यूज शेयर कर रही हूँ, और न्यूज शेयर में हम आ जाते हैं यहाँ यूट्यूब पर। ये हाइड्रो पावर है, ये हाइड्रो पावर प्लांट जो है उसके हवाले से है वीडियो, इसे देखें। Hydropower, or hydroelectricity, refers to the conversion of energy from flowing water into electricity. It is considered a renewable energy source because the water cycle is constantly renewed by the sun. One of the first uses of hydro energy was for mechanical milling, such as grinding grains. But today, modern hydro plants produce electricity. But today, modern hydro plants produce electricity using turbines and generators. Mechanical energy created by moving water spins rotors on a turbine. This turbine is connected to an electromagnetic generator, which produces electricity when the turbine spins. There are two main types of hydroelectricity production: dams and run-of-river. Hydro dams utilize the potential energy from dammed water to produce electricity. A dam is a large barrier constructed to raise the level of water and control its flow. The elevation created by the dam creates gravitational force for turning the turbine when water is released. Some dams also contain an additional reservoir at their base where water is stored to be pumped to the higher reservoir for release when electricity is in demand. This is referred to as pumped storage hydro. The second form of hydroelectricity production is run-of-river hydro. Run-of-river still uses turbines and generators, but relies on natural water flow rates of rivers, diverting just a portion of the water through turbines. Because run-of-river hydro is subject to natural water variability, it is more intermittent than dammed hydro. There are various sizes of hydro plants that produce electricity. Large hydro, greater than 30 megawatts, small hydro, 100 kilowatts to 30 megawatts, and micro hydro, less than 100 kilowatts. The Hoover Dam in the United States is a whopping 2,074 megawatts, which is enough to serve 1.3 million people. Of all renewable energy sources, hydropower holds the largest share of worldwide electricity production. Hydropower has several benefits. It is a cost-competitive form of electricity, even though the initial building cost can be high. It is quite reliable compared to other renewable options and pairs well with other sources as it can be used as baseload power. In some cases, dammed reservoirs can also help with flood control and be a reliable water supply for communities. There are also some concerns with hydropower, especially when it comes to large dams. Damming a river has a major impact on the local environment, changing wildlife habitats, blocking fish passage, and often forcing people in riverside communities to move out of their homes. In addition, dam failures can be catastrophic, claiming the lives of those living downstream. Hydro plants are also not completely free of greenhouse gas emissions. As with most forms of energy, carbon dioxide emissions happen during construction, particularly due to the large quantities of cement used, and plant matter in the flooded areas makes methane, another greenhouse gas, as it decays underwater. That's hydropower.
ओके स्टूडेंट, ये वीडियो आपने मुलाहिजा फरमाई, तो हम दोबारा जो है वो अपनी पीपीटी की तरफ चलते हैं। तो इस वीडियो से क्या पता चलता है कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन हो रही है रीन्यूएबल रिसोर्सेज के ज़ुमरे में जो आती है, उसमें हाइड्रो पावर सबसे ज़्यादा पानी से जो है वो बिजली बना रहे हैं। नेक्स्ट है आपकी जो रिन्यूएबल रिसोर्स है वो है जियोथर्मल एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम अर्थ हीट। आप जो है वो जमीन का स्टीम या हीट को इस्तेमाल करते हुए एनर्जी बना रहे होते हैं। अच्छा, इसमें भी एक वीडियो है जियोथर्मल के हवाले से, पहले से देख लेते हैं, फिर उसकी वीडियो को भी देख लेंगे। एडवांटेजेस क्या हैं कि जो जियोथर्मल पावर है, इससे जब आप इसे एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो ये कोई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता, डज नॉट प्रोड्यूस एनी पॉल्यूशन। The power stations do not take up much room, so there is not much impact on the environment. इसके जो पावर स्टेशन हैं उनको इतनी बड़ी जगह रिक्वायर नहीं होती, तो इसका इम्पैक्ट भी इन्वायरमेंट पे उतना कम आता है। लेस मशीनरी रिक्वायर्ड होती है, और ये उसी जगह जहाँ पर आपको स्टीम मिल रहा होता है, जहाँ हीट मिल रहा होता है, आप उधर ही अपना पावर प्लांट लगा देते हैं और इससे कन्वर्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। Once you have built a geothermal power station, the energy is almost free. ठीक है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं अदा करनी पड़ती, नेचुरल रिसोर्स है आपको। जिस तरह सनलाइट मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिस तरह विंड मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिस तरह पानी आपको मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, इसी तरह आपको जो जमीन की हीट है, जियोथर्मल पावर है, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। अच्छा, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? There are not many places where you can build a geothermal power station. ठीक है, ये ऐसी रिसोर्स है जो हर जगह मौजूद नहीं है। हर जगह आपको ये रॉक्स नहीं मिलती जहाँ से आप ये हीट जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकें। You need hot rocks of a suitable type at a depth where we can drill down to them. The type of rock above is also important. It must be a type that we can easily drill through. ठीक है, जहाँ पर आप easily drilling भी कर सके और वहाँ पर heat भी मौजूद हो, ये दुनिया में हर जगह नहीं मौजूद। Sometimes the geothermal site may run out of steam perhaps for decades. कभी कभार ऐसा होता है कि एक जियोथर्मल साइट जो है वो आइडेंटिफाई कर ली, वहाँ पर सेटअप लगा लिया, कुछ अर्से तक आपको वहाँ से जो है वो स्टीम भी मिलता रहा, हीट भी मिलता रहा। फिर क्या हुआ कि वहाँ पर किसी भी नेचुरल रीजन के तहत आपकी जो है वो स्टीम खत्म हो गई और अब वहाँ सालों साल स्टीम नहीं आएगी, तो ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? हजार्डस गैसेस एंड मिनरल्स मे कम अप फ्रॉम अंडरग्राउंड एंड कैन बी डिफिकल्ट टू सेफली डिस्पोज ऑफ। ठीक है, आप जमीन के अंदर से जो है वो हीट आ रही है, स्टीम आ रहा है, तो जमीन के नीचे तो खजाने हैं, उन खजानों में जहरीले मादे भी हैं, टॉक्सिक और हजार्डस सब्सटेंस भी हैं, वो भी जो हैं वो आपको इस प्रोसेस के दौरान जो आप उनसे भी एक्सपोज हो सकते हैं, इन्वायरमेंट में वो एक्सपोज हो सकते हैं। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है आपकी जियोथर्मल पावर का। ठीक है, अब आपको मैं वीडियो शेयर कर देती हूँ इसी की। Refers to producing energy from the internal heat of the earth. The internal heat of the earth is generated from radioactive decay of minerals and continual heat loss from Earth's original formation.
Geothermal wells are drilled into the Earth's crust at approximately a depth of 3 to 10 kilometers. The heat is extracted with a variety of methods, but in most cases is drawn from the Earth using water and steam. Hot water from the Earth may be directly extracted to heat homes and buildings. This is done either by directly circulating the hot water through buildings or by pumping it through a heat exchanger that transfers the heat to the building. Geothermal heat can also be used to produce electricity in a geothermal power plant. Electricity is generated when geothermal heat produces steam that turns turbines on a generator. The major regions of geothermal development are in the most volcanically and tectonically active regions of the world. Though geothermal energy is currently a small player in the world's energy mix, one of its key advantages is its reliability and consistent power generation, which means it can provide baseload electricity. Concerns with geothermal include the accidental release of CO2 and hydrogen sulfide emissions stored in the Earth's groundwater that is often used to carry geothermal heat to the Earth's surface. Additionally, drawing heat from the Earth's crust can, if done irresponsibly, lower the ground temperature below the surface. The upfront costs for geothermal energy production are relatively high. It is expensive to carry out the seismic sensing, test well drilling, confirmation testing, and other necessary preliminary investigations to ensure that your new geothermal plant will be capable of meeting desired production. That's geothermal. ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपने देखा जियोथर्मल के हवाले से। ये दोनों वीडियोस यूट्यूब पर मौजूद हैं, आप चाहें तो खुद भी जो है वो विजिट कर सकते हैं। जियोथर्मल के हवाले से हमारी बात हो गई, और ठीक है, ये तमाम आपकी थी रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो कि हमने डिस्कस कर ली, वाटर, हाइड्रो पावर, सोलर, विंड और बायोमास वगैरह। अच्छा, अब इन रिसोर्सेज के हवाले से देख लेते हैं कि इनको थ्रेट्स क्या क्या हैं। आपकी जो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल दोनों रिसोर्सेज है, एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल जितनी भी आपकी रिसोर्सेज हैं, इनको क्या खतरात लाहक हैं। सबसे पहले तो हैबिटाट डिस्ट्रक्शन। पानी के लिए आप क्या कर रहे हैं, पानी आपको चाहिए, आप उसके लिए डैम बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, उस जगह का हैबिटाट डिस्ट्रक्शन हो रहा है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, सबसे बड़ी बात, कोई भी रिसोर्स है आप उसका बेतहाशा इस्तेमाल कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा उसे कंज्यूम कर रहे हैं, उसे इसकी मैनेजमेंट की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, बस अपनी जो करंट नीड्स हैं उसे पूरा कर रहे हैं। तो इसकी वजह से आपकी जितनी भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म हो रही हैं। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये भी एक थ्रेट है। आप एग्रीकल्चर बढ़ा रहे हैं, आप ज़मीन को जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट नेचुरल रिसोर्स है, आपका वुड्स हैं, आपकी नेचुरल रिसोर्स है, आप उसे काट कर वहाँ पर एग्रीकल्चर कर रहे हैं, क्रॉपिंग कर रहे हैं, तो फिर क्या हो रहा है, आपकी वो जो नेचुरल रिसोर्स है वो आहिस्ता आहिस्ता ज़ाया हो रही है, आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। फिलिंग अप ऑफ वेटलैंड्स, conversion of rich biodiversity site for human settlement and industrial development, वही बात आ गई, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, आप पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, आप वाटर बॉडी को ख़राब कर रहे हैं, जो वेस्ट जनरेट हो रहा है इससे आप सॉइल को ख़राब कर रहे हैं। एंड अनकंट्रोल कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन बहुत है, नई नई चीज़ें जो है वो ज़रूरत की बनती जा रही है, ज़रूरत की तो नहीं, हमने ये बात डिस्कस की थी कि इंसान ने अपना जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से उससे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। अब उन चीज़ों के बनाने के लिए आप क्या करते हैं, आप इन नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। तो
ज़रूरत नहीं है, ये डिज़ायर्स हैं। इन डिज़ायर्स को, नेसेसिटी नहीं है, ये डिज़ायर्स हैं, और इन डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए आप कमर्शियल, अनकंट्रोल्ड कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कर रहे हैं। तो ये सारे खतरात, थ्रेट्स हैं जो आपकी नेचुरल रिसोर्सेज को खराब कर रहे हैं, तबाह बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, स्कार्स की क्या मीनिंग है? हार्ड टू फाइंड। Sometimes renewable resources become scarce when they are overused by humans. ठीक है, रिन्यूएबल है मगर वो हार्ड टू फाइंड हो सकती है, स्कार्स हो सकती है। कब? when they are overused by humans, जब इससे लोग या ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो स्कार्स हो जाएगी। यानी रिन्यूएबल तो है लेकिन एग्जॉस्टेबल भी है, एग्जॉस्ट हो सकती है, ख़त्म हो सकती है, स्कार्स हो सकती है। फ्रेश वाटर रिप्लेसेस इटसेल्फ थ्रू दी वाटर साइकिल। सबसे बड़ी जो मिसाल है आपके पास इस स्कार्स वाली रिन्यूएबल रिसोर्स में, वो आपके पास वाटर आता है। ये हमने अपनी पिछली स्लाइड्स में भी डिस्कस की है बात। Fresh water replaces itself through the water cycle, but if humans use too much fresh water before it can be renewed through the water cycle, then it will become scarce. पानी जो है वो एक वाटर साइकिल के थ्रू जो है वो रीजेनरेट और साफ सुथरा होता रहता है। अब आप अगर इतना इस्तेमाल उसको कर लेंगे कि वो वाटर साइकिल उसकी पूरी कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी, तो क्या होगा? इवेंचुअली ये वाली रिसोर्स भी आपकी स्कार्स हो जाएगी, एग्जॉस्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और जो कि नजर आ रहा है, ये देखें, खत्म होती हुई नजर आ रही है आपको। ट्रीज कैन ऑल्सो सफर फ्रॉम ओवर यूज एंड बिकम स्कार्स। दूसरी जो इसमें बेहतरीन मिसाल है पानी की बात, वो आपके दरख्त है, वुड है, फॉरेस्ट है या ट्रीज है। इफ दे आर नॉट रीप्लांटेड आफ्टर बीइंग कट और क्लियर आउट, आप जो है वो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं और उसकी बजाय जो नए प्लांट्स भी नहीं लगा रहे, तो क्या है? रेट ऑफ कंजप्शन बढ़ गया, रेट ऑफ रीजेनरेशन से। तो फिर ये वाली भी आपकी जो रिन्यूएबल रिसोर्स है वो स्कार्स हो गई, वो एग्जॉस्ट हो गई। ठीक है, अच्छा, अब ये जो स्कार्स हो रही हैं, इन्हें बचाएं कैसे, कंजर्व कैसे करें? द कन्वर्जेशन इज द एक्ट ऑफ कीप समथिंग फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और वेस्टेड। किसी चीज को खत्म होने से बचाने को आप कंजर्वेशन कहेंगे। ठीक है, when we conserve our resources we are making sure that we only use them for reasons of a necessity। जितना जरूरत है उतना इस्तेमाल करें। एग्जाम्पल, प्लांटिंग न्यू ट्रीज टू रिप्लेस द वंस दैट वर कट डाउन। ठीक है, अगर आपने कोई दरख्त जो है वो जड़ से उखाड़ दिया है, डिफोरेस्टेशन आप कर रहे हैं, तो फिर आप क्या करें? उसके बदले में दरख्त लगाएं और जितनी ज़रूरत है उतनी डिफोरेस्टेशन करें। यूजिंग लेस वाटर टू अलाउ द वाटर साइकिल टू रिकवर। पानी का भी जो इस्तेमाल है वो दानिशमंदाना तौर पर करें, जब ज़रूरत है तब करें, बिला वजह पानी का ज़िया ना करें। रिसाइकलिंग एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग क्या होती है? a process designed to recover and reuse material instead of throwing them away। आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि एक नई चीज बनाएंगे, तो उसका क्या होगा? उसके लिए नए सिरे से आपको जो है वो तमाम रिसोर्सेस चाहिए होंगी। आप रीयूज एंड रिसाइकिल की तरफ अगर जाएंगे तो कम से कम आपका नेचुरल रिसोर्सेस के ऊपर जो है वो बर्डन आएगा, कम से कम उसके ऊपर बर्डन आएगा। कम से कम आप दरख्तों को काटेंगे, कम से कम आप पानी को इस्तेमाल करेंगे, कम से कम इंडस्ट्रीज चलेंगी, कम से कम फैक्ट्रीज चलेंगी। तो उससे क्या होगा? कोल, ऑयल और दूसरी नेचुरल गैस जो है, इन सब के ऊपर भी आपका बर्डन कम आएगा और फिर आपकी रिसोर्सेज जो है वो कंजर्व होंगे।
इसके अलावा और क्या बेहतरीन तरीके हो सकते हैं? द बेस्ट वे टू मेक आवर नेचुरल रिसोर्सेज लास्ट एज लॉन्ग एज वी नीड देम इज टू ट्राई and find alternate resources that are underutilized. ठीक है, आप जाएं सब्स्टिट्यूट की तरफ, आप जाएं दूसरे ऑप्शंस की तरफ, ऑल्टरनेट रिसोर्सेज की तरफ। आपको पता है अभी जो है वो सबसे ज्यादा खत्म जो हो रही हैं वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जैसे आपकी यूरेनियम है, ऑयल, कोल है, गैस है, ये हो रही है। तो आप क्या करें, आप ऑल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ चले जाएं, उससे इनके ऊपर बर्डन कम हो जाएगा। ऑल्टरनेट एनर्जी रिसोर्स आपकी क्या है? सोलर, विंड, वाटर है। ये सारी अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज हैं। ये जो है एक हद तक जो है वो इनएग्जॉस्टिबल है, खत्म नहीं होंगी, रिन्यूएबल है, ठीक है, दोबारा बन जाएंगी। तो आप इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए अपने इंडस्ट्रीज का पहिया चलाएं या अपनी जरूरियात को पूरी करें। वी कैन यूज दीज नेचुरल रिसोर्सेज टू क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इनको यूज करके आप इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, आप इन्हें इस्तेमाल करें। आप ऐसी चीज को क्यों ओवर बर्डनाइज कर रहे हैं जो ऑलरेडी खत्म होने के दहाने पर है। एंड वी कैन स्टॉप यूजिंग द फॉसिल फ्यूल्स एंड नेचुरल गैस टू कंजर्व देम, ठीक है। इससे दो फायदे होंगे, एक तो आपकी ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो खत्म हो रही है, वो भी बचेंगी। दूसरा, फॉसिल फ्यूल चूंकि एक डर्टी एनर्जी है, उससे आपका माहौल भी खराब हो रहा है। तो दोनों तरफ आपको फवायद हासिल होंगे। अच्छा, ये एक जो है वो फिगर है, ये यूएस का है कि यूएस में एनर्जी रिसोर्सेज कितना, कौन सी एनर्जी कितना परसेंट यूज होती है। वहां पर यहाँ से देख लेते हैं, कोल जो है वो यूज होता है 21% ऑलमोस्ट, यानी कोल को यूज करते हैं अपने एनर्जी सोर्स के लिए, या दूसरे अल्फाजों में कह लें इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए वो कोल को यूज करते हैं 21%। नेचुरल गैस यूज करते हैं 25% ऑलमोस्ट। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूएसए में, एंड दैट इज 37.3%। इसके अलावा न्यूक्लियर जो है वो 8.8% यूज होता है, और रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ 8.3% यूज होती है। मतलब समझ लें 92% आपकी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आज भी यूज हो रही है। और खैर आज तो थोड़ा ये कम हो गया है, समझे 90% आपकी जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज हो रही है, और सिर्फ 10% आपकी रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज हो रही हैं। तो ये एक चार्ट है, ठीक है, ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कंजप्शन वर्ल्ड 1800 से 218 तक का, सन 1800 से 2018 तक का ये जो है वो डेटा है। और यहाँ पर ये शो किया जा रहा है कि पूरी दुनिया में ग्लोबली रिन्यूएबल एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही है। ये देखें, ये है 1965, 1970, फिर 10 साल बाद 1980, फिर 1990, फिर 2000, देन 2010 एंड 2017। ये जो आपको यहाँ पर शो हो रहा है ये है टेरावाट आवर्स पर ईयर, 2000 टेरावाट आवर्स पर ईयर, 4000। ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता जो है वक्त के साथ साथ आपकी, ये यहाँ से शुरू अगर हो रहा है 1965, तो वक्त के साथ साथ आपकी जो है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर रिलायबिलिटी बढ़ती जा रही है। ये 2000 है, 2000 में ये देखें सबसे ज्यादा हाइड्रो पावर इस्तेमाल हुआ, यानी पानी से बिजली बनाई गई दुनिया में। फिर ये अभी थोड़ा यहाँ पर देखें कम हो गया है, क्यों कम हो गया है? 2007, क्योंकि अब डैम्स के ऊपर जो है वो बैन लग गया है, डैम्स के ऊपर, डैम्स बनाने के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है,
क्योंकि डैम बनाने से आपका एनवायरनमेंट बहुत मुतासर होता है। अच्छा, हाइड्रो पावर से ज़्यादा हमने बायोगैस वगैरह पढ़ी, बायोमास, बायोफ्यूल्स यूज होते हैं। ये तमाम की तमाम रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो यूज हो रही है वो सोलर हो रही है, विंड हो रही है, फिर वाटर हो रही है, और फिर दूसरी बायोगैस हो रही है। 1965 में ये फिगर यहाँ पर था, फिर ये बढ़ता 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 यहाँ तक पहुँच चुका है। और आप सोलर एनर्जी कितनी यूज कर रहे हैं ये देखें, 16,000 टेरावाट आवर्स पर ईयर ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कंजप्शन कर रहे हैं आप। अच्छा, ये बायोफ्यूल्स में जो है आपकी रेफर टू द कंजप्शन ऑफ फ्यूल वुड, फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट्स हो गए, एनिमल्स एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट हो गया। वही लिविंग ऑर्गेनिज्म से आप जो कुछ भी हासिल कर रहे हैं वो आपका बायोफ्यूल में आएगा। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस। नेक्स्ट है आपका, अच्छा यहाँ पर हमने जो शो किया हुआ है चार्ट, ये सिर्फ हाइड्रो पावर का है कि हाइड्रो पावर जनरेशन बाय रीजन, के किस रीजन में, दुनिया के किस हिस्से में हाइड्रो पावर कितना जनरेट किया जा रहा है। ये 1965 से 2018 तक का डाटा है। तो ये देखें, सबसे जो कम है हाइड्रो पावर से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है वो एशिया में, एशिया पैसिफिक में, ठीक है। फिर उसके ऊपर नॉर्थ अमेरिका आता है, उससे ज़्यादा जो है वो हाइड्रो पावर साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका में यूज़ हो रहा है। फिर यूरोप में, CIS में, अफ्रीका में और मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा हाइड्रो पावर जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। लेकिन पूरी दुनिया को अगर देखा जाए तो 1965 से शुरू अगर ये कहानी हो रही है तो यहाँ तक आते आते बढ़ ही रहा है हर जगह पर। यानी हम स्विच कर रहे हैं, हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ स्विच कर रहे हैं। ये सोलर एनर्जी का है, और ये भी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल हमने ये यहाँ पर आकर शुरू किया है, इधर इधर कहीं से 2000 से, ठीक है। और ये भी इसी तरह है, एशिया पैसिफिक, यूरोप, CIS, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट, यहाँ पर सोलर एनर्जी से जो है वो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट की जा रही है। ये विंड एनर्जी जनरेशन का चार्ट है, 1980 से 2018 तक का ग्राफ है ये। और ये भी 1980 से स्टार्ट होकर 2018 तक है। और यहाँ पर भी एशिया यहाँ है, फिर यूरोप, फिर CIS, नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका, मिडिल ईस्ट है और अफ्रीका है। ठीक है क्लास, तो ये आपकी एनर्जी रिसोर्सेस थी। ये तमाम आपकी एनर्जी रिसोर्सेस थी जो कि हमने डिस्कस की। और ये आपकी एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज का आपका टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है, और आपकी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। थैंक यू वेरी मच।